हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है बच्चों वो किसके बेस पर है। तो आज का वीडियो जो है बच्चों वो मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान 2023 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बच्चों इस वीडियो में आपको एक एक कर कर यहाँ से वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सीधा आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बस बच्चों एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट यह है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ करें या ना करें, पहले ही लाइक ना करें, अगर आपका मन नहीं है तो मत करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में आप देखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, उसके बेस पर आप लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन इतना कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले और साथ ही सभी बच्चों के पास शेयर करें, अपने सभी मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर करिए, सेशन को फटाफट शेयर करिए। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और इसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते बच्चों। 1 से लेके 80 तक, कितने तक बच्चों? तो 1 से लेके मैंने 80 तक टोटल ऑब्जेक्टिव करवाए हैं और आप उस वीडियो को देखें, आपको ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा बच्चों। बच्चों 2022 से 2023 के बीच का मॉडल सेट पेपर निकला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ठीक है बच्चों, तो बस यही कहेंगे कि आप अंत तक बने रहें हमारे साथ, आपसे ये भी अनुरोध रहेगा। चलिए आज का प्रश्न देखिए क्या है कि ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि 100% यही प्रश्न आएंगे, जल्दी से जल्दी रट जाइए। ठीक है, कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है कि 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। एक बात कहूंगा, मैं एक बात सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि 1 से 6 तक प्रश्न है लेकिन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, लेकिन हम जो है 1 से 6 तक के प्रश्न का उत्तर देंगे क्योंकि हम यहाँ एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए सभी एग्जाम, सभी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरा है शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। चौथा उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। पांचवा न्यू डील क्या है। छठा हुआ हुआ आंदोलन की विवेचना करें। लघु उत्तरीय में आ जाइए, तो लघु उत्तरीय में 7वां में क्या है, तो लघु उत्तरीय हम बाद में देखेंगे, पहले इसका आंसर देखते हैं। अति लघु का इतिहास क्या बच्चों, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों। ठीक है बच्चों, बताइए, एक सेकेंड बच्चों। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसकी अध्यक्षता बच्चों किसने की थी, तो इस ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिक ने की। ठीक है, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों एवं समस्याओं का हल करने का था। बच्चों कॉपी कलम लेके बैठे या स्क्रीनशॉट मारते चलिए, मेरे ख्याल से आप कॉपी कलम लेके चलिए क्योंकि कॉपी कलम इज द बेस्ट थिंग्स फॉर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर सुनिएगा, इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिक ने की। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले कई मुद्दों एवं समस्याओं का हल करने का था। शीत युद्ध, कोल्ड वार क्या है। देखिए शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों, पूर्वी यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देश पश्चिम यूरोपीय देश के बीच की भू राजनीतिक तनाव को अवधि को 1945 से 1991 को कहा जाता है। आई थिंक शीत युद्ध के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। बच्चों साइमन कमीशन आयोग का एक मुख्य रूप से इसलिए विरोध किया गया क्योंकि इसमें विधानसभा में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग के ब्रिटेन की सरकार ने 1927 में नियुक्ति की थी। साइमन आयोग का उद्देश्य यह बताना था कि भारतीय संविधान कैसे कार्य करता है। बच्चों साइमन कमीशन जहां जाता था भारतीय लोग उसे काला कपड़ा दिखाकर उसका विरोध करते थे। ठीक है बच्चों, साइमन गो बैक का नारा लगाते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न न्यू डील क्या है।
न्यू डील सरकार द्वारा निर्देशित परियोजनाओं का एक व्यापक और व्यापक सेट था, जिसे राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था को महामंदी से उभरने में मदद करने का प्रयास में शुरू किया था। ठीक है बच्चों, तो ये था पांचवा का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। होआ होआ आंदोलन की विवेचना करें। होआ होआ एक वियतनामी बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत वर्ष 1939 में बौद्ध सुधारक हुई इनाफू सो ने की थी। होआ होआ समन्वित धार्मिक समूह काओ दाई के साथ फ्रांसीसी और बाद में जापानी उपनिवेशवादियों के खिलाफ सशस्त्र शत्रुता शुरू करने वाले पहले समूह में से एक थे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और इसका क्वेश्चन का आंसर उतार लिए होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर आप आंसर उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है कि दीर्घ उत्तरीय। बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि मैंने आपके लिए मॉडल सेट पेपर का बहुत सारा क्वेश्चन तैयार कर लिया है। आपको हर एक मॉडल सेट का दो दो वीडियो मिलेगा, एक वीडियो सुबह एक वीडियो शाम। तो आपको टाइमिंग मैं बता दूं, सुबह में आपको बच्चों मिलेगा 8 बजे, ठीक है, और रात में आपको मिलेगा बच्चों 8 बजे। ये दो टाइमिंग आप याद रखिएगा, सुबह का 8 रात का 8 आपको मॉडल सेट से मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए दीर्घ उत्तरीय में क्या बोल रहा है कि 7 से 8 दीर्घ उत्तरीय किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन हम तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हम दोनों का उत्तर देंगे, 7 भी देंगे 8 भी देंगे। 7 प्रश्न क्या है, रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, और 8वां नंबर क्या है बच्चों, तो 8वां नंबर है कि एक सेकेंड 8वां नंबर किधर गया बच्चों, 8वां नंबर नीचे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेख करें। ठीक है बच्चों, ये रहा 8वां नंबर यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले प्रश्न इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या है, आंसर भी इसके साथ साथ बच्चों पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, एक सेकंड इसका भी मैं पढ़ ही देता हूँ। ठीक है, 9 से 12 तक है लघु उत्तरीय, किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन हम लोग 9 से 12 तक का देंगे। 9 से 12 में लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताइए, संघीय शासन की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और नगर निगम के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। दीर्घ उत्तरीय में भी है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखिए क्या है, 7वां नंबर, रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा। चलिए उतारिएगा आप लोग सभी कोई धीरे साथ मेरे साथ। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव 1917 की रूसी क्रांति के लिए मार्क्सवादी विचारधारा का अत्यधिक योगदान रहा। रूस का प्रथम साम्यवादी नेता प्लेखनाव था, जो रूस में निरंकुश जारशाही को समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था, लेकिन जारशाही शासन के चलते इसे स्विट्जरलैंड भाग जाना पड़ा। यह था रूसी क्रांति का मार्क्सवाद पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है। बच्चों, सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना होता है। ठीक है, उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। ठीक है या फिर आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर क्या है, राजनीतिक दलों के दो प्रमुख कार्य बताइए। देखिए, राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन, सामंजस्य के प्रमुख साधन रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संघीय शासन की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघवाद की विशेषता, देखिए बच्चों, सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है, कानून, कराधान और प्रशासन के संबंध में सरकार के विभिन्न स्तरों का अपना क्षेत्राधिकार है। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक प्रत्याभूति संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। उम्मीद है 11 नंबर का भी आप आंसर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर, नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों। मनोरंजन कर नगर निगम की आय का एक प्रमुख साधन है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन संबंधी बैनर, हार्डिंग, साइन बोर्ड आदि के लिए भी कर वसूली की जाती है। देखिए बच्चों, एक बात कहूंगा मैं आप सभी से, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि एक इस क्वेश्चन का यही आंसर हो, मतलब एक ऐसा ही आंसर हो, इससे संबंधित प्रश्न और भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जैसा इसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आप बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझिएगा, क्योंकि कहीं भी जाने के सिर्फ एक ही रास्ते नहीं होते हैं, अनेक रास्ते होते हैं। ठीक है, मंजिल प्राप्त करने के अनेक रास्ते होते हैं, उसमें से कुछ रास्ते सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। वो स्टूडेंट पे
डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। कभी भी एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ शॉर्टकट नाम का चीज़ नहीं होता है। आप शॉर्टकट तरक्की नहीं कर सकते, आप शॉर्टकट आगे नहीं बढ़ सकते, आप शॉर्टकट तरीके से नंबर नहीं ला सकते, आप शॉर्टकट तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। आपको पूरा पूरा लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। इतिहास एक दिन में नहीं रचा जा सकता, लेकिन एक बात है, एक दिन इतिहास ज़रूर रचा जा सकता है। कई दिनों की मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। उम्मीद है मेरी इस बातों को आप समझिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या है, दीर्घ उत्तरीय। 13 और 14 प्रश्न में से किसी एक का देना है, लेकिन हम 13 और 14 दोनों देंगे। पहला है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका का विवेचना कीजिए। और 14 नंबर है क्या कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया। तो चलिए इसका प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका का विवेचना कीजिए। देखिए, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी भी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया। देखिए, जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1979। ठीक है बच्चों, संक्षेप में जेपी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी का पदच्युत करने के लिए उन्हें संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। ठीक है, और भी इसके आंसर हो सकते हैं, बट फिलहाल आप इतना भी लिख दोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप, आई होप कि इसका आंसर भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। प्रश्न 15 से 8 तक लघु उत्तरीय दिया है कि नहीं, 2 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 3 प्रश्न है, लेकिन हम तो तीनों का देंगे, 2 का क्यों देंगे, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, समावेशी क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है, और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें दीर्घ उत्तरीय भी है, 19 से 20 तक दिए हुए हैं, किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, 19 नंबर है सेवा क्षेत्र में विकास में आधारभूत संरचना का महत्व बताइए, और 20 नंबर है व्यवसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य की विवेचना कीजिए। तो चलिए देखिए, समावेशी क्या है। समावेशी विकास का अर्थ ऐसे विकास से है लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो तथा जो गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो। तो उम्मीद है कि समावेशी विकास क्या आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या अभिप्राय समझते हैं, मतलब क्या समझते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मतलब यह होता है कि नियमित अंतराल पर उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना। ठीक है, उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है। पूंजी बाजार वह बाजार है जहां पर अंश पूंजी एवं प्रतिभूतियों को का लेन देन किया जाता है। पूंजी बाजार का नियंत्रण सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोगों मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र के विकास में आधारभूत संरचना का महत्व बताएं। समुदाय, सामाजिक और निजी सेवा वर्ग का हिस्सा 14.4% है, जबकि परिवहन, भंडारण और संचार का हिस्सा 7.8% है। निर्माण, जो शामिल किए जाने के लिए सीमा पर स्थित सेवा है, का हिस्सा 8.2% है। ठीक है बच्चों, तो यही भूमिका निभाता रहा है सेवा प्रदान का अर्थव्यवस्था का परिवार हुई है। सेवा क्षेत्र विकास का आधारभूत संरचना का महत्व आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि सेवा क्षेत्र मतलब क्या होता है। जैसे सेवा क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र मतलब खेती बाड़ी करना, नहीं बच्चों खेती बाड़ी तो अलग आ गया। जैसे किसी चीज़ में सेवा प्रदान की जाती हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया या पुलिस हो गया या फिर कोई अलग व्यक्तियों का कार्य जिसमें सेवा का, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेवा के रूप में करता है। ठीक है, तो इसे आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या दिया है कि समुदाय, सामाजिक और निजी सेवा वर्ग का हिस्सा जो है वो 14.4%, जबकि परिवहन, भंडारण, संचार का हिस्सा 7.8% है। जो मेरे ख्याल से ये शायद आंसर थोड़ा डिफरेंट है, बट मिला जुला के यही आंसर होगा कि सेवा क्षेत्र में विकास जो है आधारभूत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है,
चलिए 20 नंबर में क्या है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य की विवेचना कीजिए। व्यावसायिक बैंक के कार्य बैंकों के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। बचत खाता या खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। यह परिवारों के लिए लाभदायक है जिनके एक बार रुपए जमा करवाने के बाद तुरंत जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये था व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य। चलिए अगला देखिए, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय था, दीर्घ उत्तरीय खत्म हो गया। अब आगे भूगोल। क्या है भूगोल? भूगोल में 21 से 26 तक है। पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं? पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में प्रत्येक के दो उदाहरण देना है। ठीक है, और क्या हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है? जैव विविधता क्या है? ठीक है, तो चलिए दीर्घ उत्तरीय भी है 27 से 28, किसी एक का बनाना है। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में दो दो उदाहरण देना है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखिए, पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं बच्चों? एक बात कहेंगे, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पट्टी कृषि में बड़े खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है। यह पवनों द्वारा जनित बल का कमजोर करती है और इस तरह की कृषि को पट्टी कृषि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पारंपरिक एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है जो एक सीमित मात्रा में मौजूद है और लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं। यदि एक बार यह समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें गैर नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। ये स्वयं को प्रतिस्थापित कर सके उससे पहले ही इनका उपयोग अधिक तेजी से हो जाता है। इस तरह से ये भी खत्म। चलिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति भारत की नई कृषि नीति सन 1967 से 68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिसमें फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। देखिए आराम से पढ़ते हैं, बढ़िया समझिएगा। हरित क्रांति भारत की नई कृषि नीति सन 1967 और 68 में लागू की गई। ठीक है, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया जो अधिक पैदावार होते हैं। कृषि की नई तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके का प्रयोग किया गया, जिसमें फसल जो उपज होती है, फसल जो पैदावार होती है उसमें तेजी से वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है, चलिए सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है? सार्वजनिक उद्योग में भारी तथा आधारभूत उद्योग शामिल हैं। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लो इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। निजी उद्योग का संचालन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के, जैव विविधता क्या है? साधारण शब्दों में कहा जाए तो जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधे के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक क्या है? जीवों में कुछ जीव तो लुप्त हो चुके हैं और कुछ जीव लुप्त होने का कगार पर हैं। जो जीव लुप्त हो चुके हैं वह जीव किस कारण से लुप्त हुए और जो जीव लुप्त होने वाले उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की बुक यानी लाल किताब में किया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण का अर्थ है कि जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग करना। धीमी गति के शावर हेड्स, कम पानी गर्म होने के कारण कम ऊर्जा का प्रयोग होता है और इसीलिए इसे कभी कभी ऊर्जा कुशल शावर भी कहा जाता है। धीमी फसल शौचालय एवं खाद शौचालय। ठीक है, तो जल संरक्षण का मतलब क्या है? जल को बचाना। आप यहाँ पर जल कई भी तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब वर्षा का जल इकट्ठा करके छत पे ढलाव बना के, नीचे हौद बना के, मतलब कई तरीके से आप जल संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अपना अपना सबका लैंग्वेज होता है आंसर का। ठीक है, आप इसका बहुत तरीके से आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला देखिए, धात्विक और अधात्विक खनिजों में प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। धात्विक खनिज वह होते हैं जिनसे हम धातु प्राप्त होता है और इसके उदाहरण है सीसा, लोहा आदि। अधात्विक खनिज वह होते हैं जिनसे हम अधातु प्राप्त होते हैं और इनके उदाहरण है अभ्रक, जिप्सम आदि। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये समझ गया होगा आप सभी। अगला प्रश्न है 29 से 32 तक है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। आपदा के लिए दो प्रकारों का उल्लेख करें। और अगला है कि आपदा के लिए 2 प्रकारों का उल्लेख करना, बाढ़ से होने वाले किन्हीं 2 क्षतियों का उल्लेख कीजिए। सुनामी से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है,
तो ये और हेम रेडियो क्या है, ये 4 प्रश्न है, ये चारों प्रश्न का उत्तर देते हैं एक एक करके, ठीक है। आपदा के किन्हीं 2 प्रकार का उल्लेख कीजिए। आपदाएं 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक जो प्राकृतिक तरीके से, और मानव जो मानव के द्वारा किया जाए। देखिए प्राकृतिक आपदा में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, भूस्खलन मतलब समझते हैं ना, मिट्टी का कटाव यानी कि मिट्टी का ढह जाना, बड़े बड़े पहाड़ों का चट्टानों का खिसक जाना। बाढ़, सूखा, सूखा मतलब एकत्रित सूखा मतलब एक ही बार में बारिश का ना होना, सूखा। वनों में आपस में डगर खाने के बाद गर्मी के कारण आग लग जाना, ठीक है। शीतलहर, समुद्री तूफान और तापलहरी, सुनामी, बिजली के गिरना, बादलों का फटना, ये आपदा के। और मानव जनित में बच्चों, मानव जनित में यहाँ पे आंसर नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे में हो गया आतंकवादी करना, हिंसा फैलाना, समुदाय को बांटना, लोगों के बीच दंगा फंसाना, जातिवाद लाना, और भी कई प्रकार के जो है मानव के द्वारा किए जाते हैं इत्यादि आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझे होंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बच्चों, बाढ़ से होने वाली किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। बच्चों 2 ही क्या, आप बहुत भी कर सकते हैं। बाढ़ के कारण समाज का सबसे गरीब तबका प्रभावित होता है, जो गरीब से व्यक्ति होते हैं। बाढ़ जान माल की क्षति के साथ साथ प्राकृतिक को भी हानि पहुंचाती है। बस ये 2 था इसलिए 2, लेकिन आप बाढ़ से 2 क्या, बहुत सारे लिख सकते हैं। मैं क्या बताऊं, मैं क्या ही बताऊं बच्चों आप लोगों को कि बाढ़ से क्या क्या हानियां हो सकती है। देखिए मैं कुछ मुंह से बताता हूँ, सुनिएगा, ठीक है। बाढ़ से लोगों के घर ढह जाते हैं, ठीक है। बाढ़ से लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती है। बाढ़ से लोगों के जान चली जाती है। बाढ़ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ट्रांसपोर्ट जो है यानी कि यातायात ठप हो जाते हैं। बाढ़ से जब इन व्यापारी लोग व्यापार नहीं कर पाते तो यानी कि संपत्ति की हानि होती है। मतलब बहुत सारे होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मैं समझूं कि आप सभी समझ गए होंगे। उम्मीद है कि बच्चों आप सब ने इसका आंसर बना लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न भी चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, सुनामी से बचने के 2 उपाय को उल्लेख कीजिए। सुनामी, साइक्लोन, तो सुनामी बच्चों यानी कि देखो सुनामी से बचने, सुनामी से चेतावनी तंत्र, तो सुनामी वार्निंग सिस्टम पर विशेष ध्यान दे, ठीक है। तथा मौसम से संबंधित खबरें सुनते रहें। क्या क्या है कि उस पर विशेष ध्यान देना है और मौसम से खबरें सुनते रहना है। समुद्री तटवर्ती इलाकों से, नगरों से, बस्ती से दूर जाना है और ऊंचाई वाले स्थानों पर बसना है और पशु पक्षियों की गतिविधि पर ध्यान देना है और तटीय जल की गति से वृद्धि तथा गिरावट पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था सुनामी से बचने के 2 उपाय। और भी बहुत सारे हैं लेकिन 2 बताए ना, मैंने 2 बता दिए, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या है, हेम रेडियो क्या है? तो बच्चों हेम रेडियो आपदाओं के दौरान प्रयुक्त होने वाली संचार व्यवस्था हेम रेडियो के निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। हेम रेडियो आपदाओं के दौरान विशेष प्रकार के नियमों द्वारा एफआई संचालित होता है, जिसका नियंत्रण भारत संचार मंत्रालय के अधीन बेतार आयोजन एवं समन्वय संघ द्वारा किया जाता है। यह हेम रेडियो का आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीका से सेशन समाप्त हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया, अगर अब आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहे तो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहें और भी बच्चों को, स्टूडेंट को जोड़ें, ठीक है बच्चों, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे तैयारी कराऊं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।